हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू IQ ज्ञान। तो आज हम जो चैप्टर आपका फिफ्थ है लेजिस्लेचर, उसका हम सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं, सेकंड वीडियो। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन देखा था, पार्लियामेंट क्या बेसिकली करता है, डेमोक्रेसी में पार्लियामेंट की क्या इंपॉर्टेंस है, और राज्यसभा के बारे में हमने थोड़ा देखा था। तो आज हम उसके आगे बढ़ते हुए लोकसभा और पार्लियामेंट का कुछ फंक्शंस देखेंगे। तो लोकसभा से मैं स्टार्ट करता हूँ इस टॉपिक से। लोकसभा बेसिकली जो है, आप देखते होंगे न्यूज में, लोकसभा टीवी भी है, सेशंस होते हैं। तो लोकसभा जो है, उसमें जो एमपीज होते हैं वो डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं मेंबर्स, चाहे लोकसभा हो या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। आपके स्टेट में जो असेंबली है तो वो डायरेक्टली इलेक्ट होती है। कैसे इलेक्ट होते हैं वहां पे मेंबर? तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम से। ये हमने ऑलरेडी चैप्टर 3 में कवर किया है, इलेक्शन रिप्रेजेंटेशन में। तो ये मेथड क्या है और उसके प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या है, इसको आप देख सकते हैं पुराने वीडियो में जाकर के, प्लेलिस्ट में, चैप्टर 3 में। तो डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं इस सिस्टम से, इस मेथड से। और ये जो है आपका लोकसभा में पूरे कंट्री को हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं छोटे छोटे कंस्टिट्यूएंसी में। कंस्टिट्यूएंसी बेसिकली जनरल आप देखेंगे तो एक डिस्ट्रिक्ट बहुत जगह होता है, कंस्टिट्यूएंसी होता है, कहीं पर कुछ बाउंड्री थोड़ी अलग होती है। तो हमारे इंडिया में टोटल 543 कंस्टिट्यूएंसी अभी के इस समय में, और हर कंस्टिट्यूएंसी में तकरीबन बराबर पॉपुलेशन होते हैं। और हर कंस्टिट्यूएंसी से एक एमपी जो है वो जीत के जाते हैं लोकसभा में, एमपी जो कहते हैं। तो ये बेसिकली स्ट्रक्चर है इलेक्शन का। और ये बात करें कंस्टिट्यूएंसी कैसे बनाया जाता है, कैसे डिटरमाइन होता है, तो ये भी हमने चैप्टर 3 में देखा है, डिलिमिटेशन प्रोसेस। डिलिमिटेशन, तो उसको मैंने थोड़ा यहाँ पे एक्सप्लेन फिर से किया आपके लिए। तो आप उस वीडियो में जा करके आप डिटेल में उसके बारे में पढ़ सकते हैं, डिलिमिटेशन के बारे में। तो 82 जो आर्टिकल है आपका, उसके अंदर डिलिमिटेशन के बारे में बताया गया है थोड़ा बहुत कॉन्स्टिट्यूशन में। पार्लियामेंट जो है बेसिकली एक्ट जो है, हर सेंसस जो हमारे यहाँ होता है 10 साल में, 10 ईयर्स के बाद, उसके बाद एक डिलिमिटेशन एक्ट लेके आती है इस आर्टिकल के अंतर्गत। जब ये एक्ट पास हो जाता है उसके बाद जो है एक डिलिमिटेशन कमीशन को बनाया जाता है, सेटअप किया जाता है। इस कमीशन का बेसिकली काम क्या है कि जो बाउंड्रीज है कंस्टिट्यूएंसीज की, जो 543 कंस्टिट्यूएंसी हमने देखा लोकसभा के लिए, और स्टेट असेंबलीज के लिए, हर स्टेट में जो कंस्टिट्यूएंसी बनेगी, उन सब का जो बाउंड्री देखना है कि उनका जो ज्योग्राफी क्या होगा, बाउंड्री उसकी चेंज करनी है। अगर चेंज क्यों करनी है कि भाई पॉपुलेशन के आधार पर, से मैंने कहा कि हर कंस्टिट्यूएंसी का में जो पॉपुलेशन होगा, जो लोग होंगे वहां पे, वो समान होने चाहिए। ये बेसिकली जो प्रिंसिपल अपनाया जाता है। तो अगर किसी कंस्टिट्यूएंसी में पॉपुलेशन ग्रोथ ज़्यादा हो गया, मान लीजिए कोई मेट्रो सिटी है, कोई है ना एक कैपिटल टाउन है, वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा ग्रोथ हो गया है 10 सालों में, तो उसकी बाउंड्री को चेंज किया जाएगा, थोड़ा उसमें एक और कंस्टिट्यूएंसी को निकाला जाएगा या उस बाउंड्री को थोड़ा छोटा किया जाएगा, ताकि हर कंस्टिट्यूएंसी में पॉपुलेशन जो है तकरीबन बराबर रहे। तो ये बेसिकली किया जाता है डिलिमिटेशन कमीशन के द्वारा, कि हर सीट्स पे, ऑल सीट पॉपुलेशन ऑफ ऑल सीट्स इज द सेम। तो तकरीबन उसको देखा जाता है कि हर जगह सेम पॉपुलेशन हो। और उसके अलावा क्या काम है इसका कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए आप देखेंगे कुछ सीट्स जो है रिजर्व होती है। अभी जो 84 अप्रॉक्स सीट जो है, कुछ ऐसे कुछ रिजर्व है शेड्यूल कास्ट के लिए, 40 कुछ समथिंग रिजर्व है शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। तो इनको जो रिजर्व करना है कि कौन सी कंस्टिट्यूएंसी को रिजर्व किया जाएगा, वो भी ये डिलिमिटेशन कमीशन डिसाइड करता है। इसका क्या मेथड है वो आप चैप्टर 3 में देख सकते हैं डिटेल में। और हमारा लास्ट डिलिमिटेशन जो हुआ था वो 2002 में स्टार्ट होकर 2008 तक खत्म हुआ था, जो 2001 के सेंसस के बेसिस पे किया गया था। इसमें बेसिकली नए कंस्टिट्यूएंसी को नहीं लाया गया। स्टेट का जो एक स्टेट का जो शेयर है राज्यसभा में, लोकसभा में सीट्स का, उसको चेंज नहीं किया गया, बस बाउंड्री को एडजस्ट किया गया। क्यों किया गया इसको भी आप देख सकते हैं डिटेल में। तो चैप्टर 3 आप जरूर देखें, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो चैप्टर 3 को जरूर से ध्यान से आप पढ़ें। तो ये बेसिकली फैमिली प्लानिंग और पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर करने के लिए जो है, इसको बीच में नहीं किया गया था 2 साल, 20 साल, 30 साल, और अभी भी जो है सिर्फ बाउंड्री को एडजस्ट किया गया ताकि फैमिली प्लानिंग और पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर जो है सारे स्टेट्स अपना सके। तो ये तो हो गया कंस्टिट्यूएंसी का। उसके अलावा बात करें लोकसभा की, तो 5 साल के लिए चुन के जाते हैं, जैसा कि आप जानते हैं 5 साल मैक्सिमम है। इसके पहले भी डिजॉल्व हो सकता है लोकसभा, और इलेक्शन फिर से हो सकता है। तो ये मैक्सिमम टर्म है। डिजॉल्व हो सकता है, कब डिजॉल्व हो जाएगा? अगर जो पार्टी, जो सरकार जिन्होंने बनाया है, या कोलिशन ऑफ पार्टी, जो कुछ पार्टी जो कोलिशन बनाकर, अभी जैसे एनडीए है आपका, एक यूपीए कोलिशन था, तो अगर ये कोलिशन डिजॉल्व हो जाता है, इनके सपोर्ट चला जाता है लोकसभा से, तब उस समय क्या होगा कि भाई लोकसभा डिजॉल्व हो जाएगा और इलेक्शन फिर से किया जाएगा। तो ये तो हो गया लोकसभा के बारे में। अब हम देखते हैं पार्लियामेंट का बेसिकली फंक्शन क्या है, मेजर।
डिटेल में हम फंक्शन को देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत बार सवाल इस पे आते हैं, ऑब्जेक्टिव में भी आप इसको देख सकते हैं, सब्जेक्टिव आंसर्स में भी। तो एक तो सभी हम जानते हैं कि लॉ मेकिंग है, कानून बनाना इसका काम है। तो लेजिस्लेटिव फंक्शन मतलब कि चीफ लॉ मेकिंग बॉडी है, सबसे ऊंची जो है संस्था है हमारे देश में जो कि कानून बनाती है। तो इसमें जो बेसिकली क्या होता है, कानून बिल जो है पेश किया जाता है, उसको पास किया जाता है, लेकिन जो ड्राफ्टिंग होती है, ड्राफ्टिंग मतलब बिल कैसा हो, उसके अंदर क्या क्या हम धाराएं रखेंगे, क्या क्या उसका जो माइनर चीज है, पनिशमेंट अगर है उसमें क्या क्या उसमें क्लॉजेज होगा, तो वो सारा कुछ बेसिकली ब्यूरोक्रेसी जो होती है, जो ना एक मिनिस्ट्री होती है। अगर आप देखेंगे कोई भी बिल या लॉ जो है वो किसी मिनिस्ट्री से लिंक होता है, कोई मिनिस्ट्री का जो फंक्शन होता है उससे रिलेटेड होता है। इस मिनिस्ट्री के अंदर जो ब्यूरोक्रेसी है जो आपका, वो इसको बनाने के लिए उनका एक अलग सेक्शन है, वो बनाने के लिए उस पर ध्यान देता है। और मिनिस्टर जो है उसके, वो कंसर्न मिनिस्टर, उनको ब्रीफ किया जाता है, उनको बताया जाता है, उनसे व्यू लिया जाता है कि क्या बनाना है इसमें। इसके बाद इसको जो है कैबिनेट, जो है कैबिनेट बेसिकली इसको हमने पहले भी देखा है, पीएम हेड करते हैं, पीएम और कैबिनेट मिनिस्टर्स इसमें मेंबर होते हैं। उसके अलावा भी कुछ मेंबर्स हो सकते हैं अगर ये कैबिनेट चाहे तो बेसिकली ये इसका स्ट्रक्चर होता है, कैबिनेट मिनिस्टर्स और पीएम, इनके पास रखा जाता है बिल को कि भैया ये क्लॉज है, अगर वहां से पास हो जाता है, वो मंजूरी हो जाती है वहां से, तो उसके बाद उसको पेश किया जाता है पार्लियामेंट में। अब आता है इसको इंट्रोड्यूस करने के लिए बेसिकली जो मिनिस्टर होता है जनरली वही उसको इंट्रोड्यूस करते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। और बिल जो है, कोई दूसरी बिल अगर, ये तो नॉर्मल गवर्नमेंट बिल हो गया, अदरवाइज जो दूसरे मेंबर्स है जो कि मिनिस्टर नहीं है, चाहे वो रूलिंग पार्टी के हो अपोजिशन पार्टी के हो, वो भी कुछ अपनी तरफ से बिल जो है पेश कर सकते हैं। उनको अगर लगता है कि भाई इस मैटर पे एक कानून होना चाहिए, सरकार कानून नहीं लाना चाहती है, तो वो भी अपनी तरफ से बिल को, कानून का जो अध्यादेश उसको रख सकते हैं पार्लियामेंट के सामने में, लोकसभा में। उसे हम कहते हैं प्राइवेट मेंबर्स बिल। इसको हम आगे भी देखेंगे डिटेल में। इसमें कुछ डिफरेंस होता है प्राइवेट मेंबर बिल और गवर्नमेंट बिल। गवर्नमेंट बिल मतलब हो गया आपका जो गवर्नमेंट के मिनिस्टर ने पेश किया है। प्राइवेट मेंबर बिल में क्या होता है, 1 महीने का नोटिस देना पड़ता है। गवर्नमेंट बिल में नोटिस देने की जरूरत उतनी नहीं है, कम पीरियड होता है, 1 वीक का, 15 दिन का। प्राइवेट मेंबर बिल को सिर्फ आप फ्राइडे को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, गवर्नमेंट बिल को आप किसी भी दिन, जिस दिन संसद है उस दिन आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। प्राइवेट मेंबर्स बिल में 14, अभी तक आगे देखें तो 14 प्राइवेट मेंबर्स बिल ही अभी तक पास हुए हैं टिल डेट, मतलब कि जब से आज़ादी हुई, जब से पार्लियामेंट चल रहा है, तब से सिर्फ 14 प्राइवेट मेंबर बिल ही पास हुए हैं। और ज़्यादातर ऐसे जो बिल है वो आप समझ लीजिए स्टार्टिंग में ही पास हुए थे। अब के समय में आपको प्राइवेट मेंबर बिल बहुत ही कम पास होते हैं या फिर अप्रूव होते हैं। तो ये तो हो गया बिल का, ये पहला फंक्शन। दूसरा फंक्शन क्या है, सेकंड फंक्शन की बात करूंगा मैं, कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड इंश्योरिंग इट्स अकाउंटेबिलिटी। तो जो एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव भी आप कह सकते हैं, पीएम भी एक एग्जीक्यूटिव हो गए आपके, जो मिनिस्टर्स हैं, जो उनको देखना, उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना, ये पार्लियामेंट का काम है। इसके लिए बहुत सारे मेथड, जैसे कि है आपका ना, ये मोशंस लेके आ जाता है, क्वेश्चन आवर, ये सब होता है आपका। तीसरा जो फंक्शन है आपका है वो फाइनेंशियल फंक्शन। फाइनेंशियल फंक्शन काफी एक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो गवर्नमेंट है, को जो सरकार जो चला रही है, उसको है ना बेसिकली पैसा चाहिए, तो और है ना पैसा खर्च करना है, रिसोर्सेज। तो ये चीज़ों को कि सही से जो है पैसे जो सरकार इस्तेमाल करे, जो भी पार्टी पावर में है, ऐसा नहीं हो पैसे का गलत इस्तेमाल हो और सही से इस्तेमाल नहीं हो रहा, पैसे का दुरुपयोग हो, तो उसको रोकने के लिए जो है लेजिस्लेचर बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन देती है। पहला तो क्या है, कंट्रोल टैक्सेशन, कि टैक्सेशन का कोई नया टैक्स आपको लगाना है तो पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए आपको। उसके अलावा जो पैसा आपने कैसे यूज करना है उसका आपको ब्यौरा देना होगा, कैसे आपको साल भर पैसा यूज करना, कहाँ का पैसा आपको खर्च करना है। तो पार्लियामेंट इन्वॉल्व इन ग्रांट ऑफ रिसोर्सेज, तो जो रिसोर्स आपको आप देखते होंगे बजट के थ्रू, बजट हर साल पेश होता है। पहले आपका मार्च में पेश होता था, अब उसको जो है 1 फरवरी को कर दिया गया है। हर साल फरवरी में बजट पास होता है, बजट सेशन होता है। तो बजट में पूरा डिटेल आपको रखना होता है कि भाई हम इस चीज के लिए पैसा इतना इतना, हर मिनिस्ट्री को इतने इतने पैसे चाहिए, एक ब्रॉड तरीके से कि हमें एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इतना चाहिए, कोई स्कीम ला रहे हैं उसके लिए इतना पैसा हमें रखना है, और पिछले साल का कुछ बकाया है या फिर कोर्ट केस वैसा कुछ हमें पैसे रखने हैं, तो वो सारा बजट में आपको बताना होता है। ताकि इससे क्या होता है, जो बाकी मेंबर्स हैं या जो देश, आप समझ सकते हैं पूरे सिटीजन्स को मालूम चलना चाहिए कि भाई ये इतने रिसोर्सेज गवर्नमेंट डिमांड कर रही है अगले साल के लिए,
उस पे बहस होती है पार्लियामेंट में, उसको पास किया जाता है। तो एक तरह से ये कंट्रोल होता है कि बजट पैसा आप दुरुपयोग नहीं कर रहे हैं। ठीक, मनी उसके अलावा पैसा आपने कहाँ स्पेंड किया उसको भी जो कमिटी है, पार्लियामेंट अकाउंट कमिटी, पब्लिक अकाउंट कमिटी, सीएजी, ये सब ऑडिट करते हैं, इसका रिपोर्ट होता है पेश। तो ये एक कंट्रोल होता है। लेजिस्लेचर जो है, संसद हमारा फाइनेंसेस को कंट्रोल करता है कि सरकार ऐसा नहीं हो कि दुरुपयोग पैसे का करे। उसके अलावा चौथा फंक्शन अगर बात करें हम, रिप्रेजेंटेशन, तो एक जो आप कह सकते हैं डेमोक्रेसी में जो एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि भाई हर सेक्शन का, हर लोग का जो है एक प्रतिनिधित्व होना चाहिए जो उसको रिप्रेजेंट कर सके ब्रॉड लेवल पर। तो ये हम पार्लियामेंट उसको फुलफिल करता है कि अलग अलग रीजन से आप देखेंगे, हर स्टेट से कुछ एमपी चुन के आते हैं, उनकी सीट्स है, रीजन हो गया आपका, सोशल बैकग्राउंड से आते हैं, इनफैक्ट सीट्स भी रिजर्व हैं एससी एसटी के लिए। अलग अलग सोशल बैकग्राउंड से लोग आ रहे हैं, अलग अलग इकोनॉमिक बैकग्राउंड से। कुछ आप देखेंगे कुछ लोग बहुत ही अमीर होते हैं, अमीर बिजनेस हैं, कुछ जो है गरीब एमपीज भी हैं, रिलीजियस ग्रुप भी है, कोई भी धर्म हो उसके लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है आज के देश में। आज हमारे देश में किसी भी धर्म के आप हों, आप चुनाव लड़ सकते हैं, जीत सकते हैं। तो ये सारा जो है एक वाइडर, इससे क्या फायदा होता है कि हर सेक्शन को, हमारे सिटीजन को लगता है कि हमारा एक प्रतिनिधि है जो हमारे लिए बातें करेगा, हमारे भलाई के लिए सोच रहा है वहां पर। पांचवा फंक्शन है डिबेटिंग फंक्शन। ये लोग बहुत बार नजरअंदाज कर देते हैं स्टूडेंट कि नहीं ये तो कुछ खास फंक्शन नहीं, लेकिन ये डेमोक्रेसी का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि हर चीज डिबेट होता है, ओपन फोरम है जहाँ पे आप सरकार से सवाल पूछ सकते हैं, सरकार से को जरूरी है कि वो जवाब दे आपने क्या किया है। तो एक डिबेट होता है कि आप सरकार को अकाउंट कर सकते हैं किसी भी चीज के लिए। फाइनेंसेस के लिए तो हमने देखा ही, बाकी कोई भी पॉलिसी है या फिर कहीं पे कुछ हो रहा है देश में, उसके लिए आप सरकार को जिम्मेदार कर सकते हैं कि भाई ये आपने नहीं किया, वो आपने, इस पे आप क्या कदम उठा रहे हैं, गवर्नमेंट की इस चीज के ऊपर, फार्मर्स के ऊपर मान लीजिए क्या है ना उनका व्यू है। तो ये सारा कुछ आप डिबेटिंग फंक्शन से थ्रू पार्लियामेंट जो कंट्रोल करता है। इसके लिए डिबेट जो है फ्री हो, सबके लिए ना फेयर हो, इसके लिए कुछ प्रिविलेजेस दिया गया है एमपीज को। इसको अभी हम डिटेल में यहाँ नहीं देख रहे हैं, जिसे हम कहते हैं पार्लियामेंट्री प्रिविलेज। ये बेसिकली क्या है कि कोई भी मेंबर यानी एमपी जो मेंबर है लोकसभा या राज्यसभा का, वो फ्री है कुछ भी कहने के लिए वहां पे पार्लियामेंट में, और वोट देने के लिए किसी के फेवर में। कोई भी अगर वोटिंग की होती है तो उसको वो किसी भी फेवर में वोट दे सकता है। उसके लिए उसके अगेंस्ट कोई भी आप इंक्वायरी नहीं कर सकते हैं कोर्ट में। कोर्ट में उसको कुछ भी कहने की जरूरत नहीं इस चीज के लिए कि भाई पार्लियामेंट में आपने ये भाषण क्यों दिया, वो गलत था। तो ये कोर्ट में आप इसको जिम्मेदार नहीं कर सकते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है ताकि मेंबर्स जो हैं वो फ्रीली जो है अपने बातों को रख सके, चाहे भी कोई भी हो, ताकि उन पे कोई दबाव नहीं हो कोई भी, कि वो उनको कोर्ट में कहीं आंसर नहीं देना पड़े। ये चीज दिया गया है उनको प्रिविलेजेस। इसके अलावा और भी प्रिविलेजेस हैं, उसको हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। इसके लिए अलग हमने एक मेरा वीडियो है, उसको आप देख सकते हैं। इसके अलावा डिस्कशन जो है बेसिकली इसके डिस्कशन जो होता है क्वेश्चन आवर के थ्रू, जीरो आवर, एडजर्नमेंट मोशन, ये सारा कुछ मोशन से प्रोसीजर में ही बनाया गया है, लोकसभा राज्यसभा के प्रोसीजर में ही इसको रखा गया है, जिसके थ्रू आप जो है क्वेश्चन कर सकते हैं। डिबेट होती है, सरकार से सवाल होता है, सरकार से जवाब मांगा जाता है। इसके अलावा जो आप फंक्शन है कंस्टिट्यूएंट फंक्शन। कंस्टिट्यूएंट फंक्शन क्या है, जो संविधान है हमारा उसमें अगर कुछ चेंजेस लाना, जैसे कि हमने देखा शुरू के पहले चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर अगर आप देखें, फर्स्ट चैप्टर का आप देख सकते हैं एनसीईआरटी का ही, कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है, न ज़्यादा रिजिड है न ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। तो फ्लेक्सिबल जो है इसका मतलब कि हम उसको अमेंड कर सकते हैं, अमेंडमेंट। तो अमेंडमेंट जो है वो भी करना, उसमें चेंजेस लाना। अमेंडमेंट मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करना कुछ, अब अभी की जरूरत के हिसाब से। अगर कुछ जैसे 1947 में, जो 49 में 50 में हमारा जो संविधान लागू हुआ था, उसके बाद काफी कुछ सोसाइटी बदल गई है, ग्लोब, इंडिया बदल गया है। तो उसमें जो कुछ चेंजेस अगर लानी है तो वो करना भी पार्लियामेंट का काम है। उसके लिए प्रोसीजर डिफाइंड है आर्टिकल 368 में। तो अमेंडमेंट को आप देख सकते हैं, मेरा एक अलग से वीडियो है अमेंडमेंट को लेकर के, तो उसको आप देख सकते हैं। अमेंडमेंट का प्रोसीजर डिफाइंड है, तो उस प्रोसीजर के थ्रू पार्लियामेंट ही को ही पावर है कि वो संविधान में जो अमेंडमेंट, जो चेंजेस करना है वो चेंजेस करे, दोनों हाउसेस को। उसके अलावा फंक्शन इलेक्टोरल फंक्शन। इलेक्टोरल फंक्शन क्या है, इलेक्शन करना, चुनना। जैसे कि एमपी चुन के जाते हैं, उसी तरह जो वहां पे एमपीज हैं लोकसभा में, राज्यसभा में, उनको भी चुनाव का अधिकार है, वो चुनते हैं किसी को। जैसे प्रेसिडेंट का चुनाव होता है, वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव होता है, तो इसमें जो है कॉमन सिटीजन शामिल नहीं होते हैं, ये इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है आपका।
इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। ये कैसे होता है, ये ऑलरेडी हमने चैप्टर 3 में, जैसे मैंने कहा कि हमने इलेक्शन को डिटेल में देखा है, तो उसमें आप देख सकते हैं उस वीडियो को। तो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, इसमें एमपीज बेसिकली भाग लेते हैं। तो ये फंक्शन भी है पार्लियामेंट का। उसके अलावा जुडिशियल फंक्शन जैसा कि जुडिशरी का फंक्शन था, उसी तरह से कुछ वैसा ही फंक्शन इनका भी है। ये क्या है, रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड जजेज ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। तो ये जो रिमूवल की प्रक्रिया है, किसी को हटाने की, प्रेसिडेंट को, वाइस प्रेसिडेंट को और हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, तो ये फंक्शन भी पार्लियामेंट करती है। इसका प्रोसीजर डिफाइंड है, कैसे आपको करना और किस ग्राउंड पे आपको हटाएंगे, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन में बड़ी अच्छी तरह से डिफाइन किया गया है, बहुत जगह लिखा गया है। तो अगर प्रेसिडेंट की बात करूं तो यहाँ मैंने लिखा, प्रेसिडेंट को हटाने के लिए आपको 2/3 मेजोरिटी चाहिए हर दोनों हाउसेस का। तो काफी कॉम्प्लेक्स, बहुत ही ज्यादा आपको जो मेजोरिटी चाहिए, इसीलिए आप देखेंगे प्रेसिडेंट ज्यादा हटाए नहीं जाते हैं। वाइस प्रेसिडेंट को हटाने के लिए आपको जो है इफेक्टिव मेजोरिटी चाहिए, ये भी काफी आपको स्ट्रेंथ चाहिए, बहुत सारे एमपीज का आपको सपोर्ट चाहिए। जजेस को हटाने के लिए भी एक स्पेशल मेजोरिटी चाहिए आपको, दोनों हाउसेस का टोटल मेंबर की मेजोरिटी और 2/3 प्रेजेंटेड वोटिंग। तो इसीलिए इतनी जो रखा गया है इसको, ताकि ऐसा नहीं हो कि कोई भी सरकार आए चुन के और वो सभी को हटा दे, प्रेसिडेंट को हटा दे, जजेस को हटा सके, जजेस को इन्फ्लुएंस कर सके, जुडिशरी को इन्फ्लुएंस कर सके, ऐसा ना हो। इसीलिए ये जो है एक स्ट्रेंथ रखा गया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों का आपको सपोर्ट चाहिए, तभी आप उनको रिमूव कर सकते हैं। तो अगर आज तक कोई भी, इसीलिए जज जो है रिमूव नहीं हुए हैं, इम्पीचमेंट नहीं हुआ है, इसे इम्पीचमेंट कहा जाता है बेसिकली। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। इसके आगे हम जो पावर्स ऑफ राज्यसभा और लोकसभा राज्यसभा का कंपैरिजन, ये सब हम देखेंगे अगले चैप्टर में, अगले वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।